नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर श्याम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल खौफनाक शैडो पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर न सिर्फ आपको डर का एहसास होगा बल्कि कहानी आखिर तक आपको बांधे रखेगी। ये कहानी एक सरकारी बस ड्राइवर की है जिनका नाम मोहन लाल है और उनके साथ बस में एक कंडक्टर भी होता है जिसका नाम दीपक है। इस कहानी को मैं आपको मोहन लाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूं। कहानी शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने अब तक कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है, कुछ ज्यादा गहरी और ज्यादा खौफनाक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली सभी डरावनी कहानियां आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं यह खौफनाक कहानी। मैं मोहन लाल हूं। पिछले 15 सालों से पहाड़ी इलाकों में सरकारी बस चलाना ही मेरी जिंदगी है। ऊंचे नीचे रास्ते, तंग मोड़, गहरी खाइयां, इन सब का मुझे इतना अभ्यास हो चुका है कि अब डर नाम की चीज मुझसे दूर ही रहती है। लोग कहते हैं पहाड़ों में रात को गाड़ी चलाना मौत को दावत देना है, लेकिन मैंने हमेशा इसे सिर्फ एक वहम माना। मेरी जिंदगी स्टीयरिंग, ब्रेक और टाइम टेबल के बीच ही घूमती रही है। रोज सैकड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, यही मेरा काम और यही मेरी पहचान रही है। मुझे लगता था कि अगर इंसान का दिमाग मजबूत हो तो अंधेरे, सन्नाटे और डरावनी कहानियां अपने आप हार मान लेती हैं। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका एहसास मुझे उस रात होने वाला था जब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नैनी घाटी, इस नाम में ही कुछ ऐसा है जो अनजाने में दिल की धड़कन तेज कर देता है। यह वही रूट था जहां सड़क एक तरफ पहाड़ से चिपकी हुई चलती है और दूसरी तरफ सीधे मौत की खाई। यहाँ के मोड़ इतने खतरनाक हैं कि जरा सी चूक सीधे नीचे अंधेरे में गिरा सकती है। मैंने इस घाटी में कई बार बस चलाई थी, लेकिन हर बार एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था। स्थानीय लोग बताते थे कि इस घाटी में सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें एक पूरी बस गायब हो गई थी। न लाशें मिली, न कोई ठोस सबूत। सरकारी कागजों में उसे सिर्फ दुर्घटना लिखकर बंद कर दिया गया, लेकिन घाटी ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। शायद इसीलिए लोग आज भी यहाँ सूरज ढलते ही रुक जाना बेहतर समझते हैं। यहाँ के लोगों की मान्यताएं भी कम अजीब नहीं हैं। चाय की दुकानों पर बैठे बूढ़े अक्सर फुसफुसाते हुए कहते हैं कि नैनी घाटी में रात की आखिरी बस कभी खाली नहीं जाती। उनका मानना है कि अंधेरा ढलते ही घाटी अपने अधूरे हिसाब चुकाने लगती है। मैंने ऐसी बातों पर हमेशा हंसकर बात टाल दी। मेरे लिए ये सब डर फैलाने वाली कहानियां थीं जो समय काटने के लिए गढ़ ली जाती हैं। मैं मानता था कि हर रहस्य का कोई न कोई तर्कसंगत कारण होता है। भूत प्रेत, आत्माएं, श्राप, ये सब दिमाग की उपज हैं। शायद इसी आत्मविश्वास ने मुझे अंधा बना दिया था। अगर मैं उन कहानियों को जरा भी गंभीरता से ले लेता तो शायद उस रात के फैसले कुछ और होते। मेरे साथ उस रूट पर कंडक्टर था दीपक। वह यहीं का रहने वाला था और नैनी घाटी से उसे अजीब सी नफरत थी। जैसे ही हमारा नाम इस रूट के लिए आता, उसका चेहरा उतर जाता। कई बार मैंने उसे रात की ड्यूटी से बचने की कोशिश करते देखा था। वह बार बार कहता कि इस घाटी में कुछ ठीक नहीं है, यहाँ की हवा तक भारी लगती है। मैं उसकी बातों को उसका डर मानकर नजरअंदाज कर देता था। मुझे लगता था कि लोकल लोग अक्सर अपनी जमीन को रहस्यमयी बनाकर पेश करते हैं, लेकिन उस दिन दीपक कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था जिसे वह शब्दों में ढालने से भी घबरा रहा था। उस दिन का मौसम भी अजीब था। दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ ही मीटर आगे जाकर दम तोड़ देती थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरी घाटी सांस रोके खड़ी हो। शाम ढलते ही तापमान अचानक गिरने लगा और बस के शीशों पर भाप जमने लगी। रास्ते में कोई आवाज नहीं थी, न जानवरों की न इंसानों की, सिर्फ इंजन की घरघराहट और टायरों की आवाज जो उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। मुझे याद है उस समय भी मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी उठी थी,
लेकिन मैंने उसे थकान का नाम देकर दबा दिया। डिपो में जब हमें सूचना मिली कि हमें उस रात नैनी घाटी की आखिरी ट्रिप करनी है, तो दीपक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में मुझसे कहा कि आज किसी और को भेज दो, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। सरकारी बस थी, टाइम टेबल तय था और ड्यूटी से भागना मेरी आदत नहीं थी। मैंने उसे समझाया कि यह बस एक और रात है, जैसी सैकड़ों रातें हम गुजार चुके हैं। अंदर कहीं एक पुरानी दुर्घटना की तस्वीर जरूर उभरी, लेकिन वह अधूरी थी, जैसे कोई याद जिसे दिमाग पूरा होने नहीं देना चाहता। मैंने इंजन स्टार्ट किया और बस धीरे धीरे अंधेरे में बढ़ने लगी। जैसे ही हम डिपो से निकले, मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं सिर्फ एक बस नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को उस मनहूस घाटी की ओर ले जा रहा हूँ। नैनी घाटी की सड़क सामने फैलती चली गई और कोहरे ने हमें पूरी तरह निगल लिया। दीपक खामोश बैठा था और मैं स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत किए आगे देखता रहा। उस समय तक मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रात मेरी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात है। आगे जो होने वाला था, उसने न सिर्फ मेरे विश्वास तोड़ दिए, बल्कि मुझे उस सच के सामने खड़ा कर दिया जिससे भागना नामुमकिन था। दीपक उस दिन कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था। जैसे ही बस डिपो में हमारी ड्यूटी लगी, वह बार बार मेरे पास आकर बस एक ही बात कह रहा था, भैया आज मत चलो। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, न ही बहाना, बल्कि ऐसा डर था जिसे वह खुद भी समझा नहीं पा रहा था। उसने कहा कि उसे सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे आज की रात किसी भारी बोझ की तरह सीने पर बैठी हो। मैं उसे समझाता रहा कि डर दिमाग का खेल होता है। पहाड़ों में काम करने वाला आदमी अगर डरने लगे तो फिर काम कैसे चलेगा। लेकिन दीपक की आंखों में जो बेचैनी थी, उसने मुझे एक पल के लिए जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर भी मैंने खुद को यही कहकर संभाल लिया कि डर को जितना महत्व दो, वह उतना ही बढ़ता है। बस की मामूली जांच कराने मैं डिपो के पीछे वाले गैराज में गया, जहां एक बूढ़ा मैकेनिक हमेशा रहता था। उसके सफेद बाल और कांपते हाथ किसी पुराने जमाने की कहानी लगते थे। जैसे ही उसने सुना कि हमें नैनी घाटी की रात वाली ट्रिप मिली है, वह अचानक चुप हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला कि अगर आज टल सकता है तो टाल दो। उसने कहा कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मशीन नहीं, किस्मत जवाब देती है। उसकी बातों में कोई सीधी चेतावनी नहीं थी, लेकिन शब्दों के बीच छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। मैंने हल्की हंसी के साथ बात बदल दी, मगर जब मैं वहां से निकला तो उसके शब्द मेरे दिमाग में अजीब तरह से गूंजते रहे। डिपो से थोड़ी दूर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां हम अक्सर रुकते थे। वहां का चाय वाला, जो हर खबर जानने का दावा करता था, आज कुछ ज्यादा ही गंभीर था। उसने बताया कि नैनी घाटी में हर साल कोई न कोई रात के समय गायब हो जाता है, कभी ड्राइवर, कभी यात्री, कभी कोई राहगीर। उसने कहा कि पुलिस आती है, खोजबीन होती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी बातें सुनकर दीपक का चेहरा उतर गया, लेकिन मैंने फिर भी खुद को तर्क संगत बनाए रखा। मुझे लगा ये सब डर फैलाने के तरीके हैं ताकि लोग रात में सब्र न करें। फिर भी कहीं न कहीं एक हल्की सी सिहरन मेरे भीतर उतर चुकी थी। जैसे जैसे हम घाटी की ओर बढ़े, रास्ते में अजीब चीजें दिखने लगीं। एक पुराना मंदिर जिसके दरवाजे बंद थे और घंटियां उलटी टंगी हुई थीं। हवा चलने पर वे हल्की सी आवाज करती, लेकिन वह आवाज पूजा जैसी नहीं, किसी चेतावनी जैसी लगती थी। सड़क के किनारे लगे पत्थर के निशान, जिन पर कुछ घिसे हुए चिन्ह थे, मानो किसी ने बहुत पहले कुछ लिखने की कोशिश की हो। दीपक बार बार खिड़की से बाहर झांकता और फिर नजरें झुका लेता। मैं इन सबको संयोग मानता रहा, लेकिन हर मोड़ के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ मेरी जिम्मेदारी थी, सरकारी बस, तय समय, तय रूट। दूसरी तरफ यह अनजाना डर जो धीरे धीरे मेरी सोच में जगह बना रहा था। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैंने इससे भी ज्यादा खतरनाक रास्ते देखे हैं। बर्फीले तूफान, भूस्खलन, आधी रात के सन्नाटे, सबका सामना किया है। मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि मुझे डर का अनुभव नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं उसे पहचान कर नजरअंदाज करना जानता हूं। यही सोचकर मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे खुद को भरोसा दिला रहा हूं। रात के करीब 8:30 बज चुके थे।
ये वही समय था जब नैनी घाटी की आखिरी सवारी मानी जाती है। सड़क पर अब कोई और गाड़ी नहीं थी। कोहरा और गहरा हो गया था और बस की हेडलाइट्स एक संकरी सुरंग जैसी रोशनी बना रही थी। दीपक ने धीमी आवाज में कहा कि इस वक्त कोई सवारी मिलना ही नहीं चाहिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुझे आगे सड़क के किनारे कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने आंखें गड़ा दी, लेकिन कोहरे में सब धुंधला था। बस की रफ्तार अपने आप थोड़ी कम हो गई। अचानक मुझे कोहरे के बीच 3 परछाइयां दिखाई दीं। वे बिल्कुल साफ नहीं थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना भी नामुमकिन था। वे सड़क के किनारे खड़ी थीं, जैसे हमारा इंतजार कर रही हों। दीपक ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल और डर दोनों थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए ब्रेक पर पैर रखा। उस पल मुझे लगा जैसे घाटी ने पहली बार मुझे पहचान लिया हो। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे जो होने वाला है वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा डरावना होगा। मैंने ब्रेक दबाया और बस को धीरे धीरे सड़क के किनारे रोक दिया। उस पल मेरे दिमाग में इंसानियत के अलावा कुछ नहीं था। कोहरे के बीच खड़ी उन परछाइयों को देखकर दिल ने यही कहा कि अगर कोई मदद चाहता है तो मना करना पाप होगा। जैसे ही बस रुकी, मेरे भीतर एक हल्की सी बेचैनी उठी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया, जिसने मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ा दी। मुझे आज भी याद है, उस पल मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थोड़े सख्त हो गए थे, जैसे शरीर पहले ही किसी आने वाली अनहोनी को महसूस कर चुका हो। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ ठंड और रात का असर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वे तीनों धीरे धीरे बस में चढ़े। सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी था, झुकी हुई कमर और बेजान सा चेहरा। उसके पीछे एक औरत, सिर पर दुपट्टा डाले, जिसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। सबसे आखिर में एक किशोर लड़का था, उम्र शायद 16-17 साल, लेकिन उसकी आंखों में बचपना नहीं बल्कि अजीब सी थकान थी। वे तीनों ऐसे चुप थे जैसे बोलना भूल चुके हों। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बस में चढ़ते ही वे बिना इधर उधर देखे पीछे की सीटों की तरफ बढ़ गए। उनके कदमों की आवाज भी अजीब लग रही थी, जैसे बस की फर्श उन्हें पहचान रही हो। दीपक ने टिकट मशीन हाथ में ली, लेकिन वह भी कुछ बोल नहीं पाया। आमतौर पर वह तुरंत किराया पूछता था, मगर इस बार उसने बस मुझे देखा और फिर पीछे मुड़कर उन सवारियों को। उन तीनों ने न टिकट मांगा न मंजिल बताई। ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा शायद वे थके हुए हैं या किसी सदमे में हैं। मैंने बस आगे बढ़ा दी। जैसे ही बस चली, मुझे महसूस हुआ कि अंदर का माहौल बदल गया है। वह गर्मी जो थोड़ी देर पहले हीटर से महसूस हो रही थी, अचानक गायब हो गई। हवा में एक ऐसी ठंड घुल गई जो सिर्फ मौसम की ठंड नहीं थी, बल्कि हड्डियों के अंदर तक उतरने वाली ठंड थी। कुछ ही मिनटों में मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। मैंने हीटर की तरफ देखा, वह चालू था, लेकिन कोई असर नहीं। दीपक ने जैकेट के बटन कस लिए और बार बार पीछे देखने लगा। हर बार जब वह पीछे मुड़ता, उसकी गर्दन जैसे अपने आप झुक जाती। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने बस सिर हिला दिया। मुझे लगा शायद उसे उन सवारियों से डर लग रहा है, इसलिए मैंने उसे डांटने के बजाय चुप रहना बेहतर समझा। मगर मेरे अपने भीतर भी कुछ अजीब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि किसी और ही जगह से गुजर रही हो। मैंने सामने देखते हुए शीशे में नजर डाली ताकि पीछे का हाल देख सकूं। पहली नजर में सब सामान्य लगा, लेकिन दूसरी बार देखने पर कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि क्या गलत है, लेकिन दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शीशे में जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। मैंने आंखें झपकाईं और फिर देखा, मगर वह एहसास बना रहा। दीपक ने फिर पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसकी सांस तेज हो गई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अचानक बस के अंदर एक हल्की सी आवाज हुई, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली। ठंड अब असहनीय होती जा रही थी। मैंने हीटर का नॉब घुमाया, लेकिन उसी पल हीटर बंद हो गया। बस के अंदर का तापमान और गिर गया। शीशों पर बर्फ सी जमने लगी
और बाहर का रास्ता और धुंधला हो गया। दीपक ने कांपती आवाज में मेरा नाम लिया, लेकिन उसके बाद वह फिर चुप हो गया। उस चुप्पी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अब मुझे यकीन होने लगा था कि कुछ सही नहीं है। वे तीनों सवारियां अब भी चुपचाप पीछे बैठी थीं। न कोई हलचल, न कोई आवाज। बस की रफ्तार सामान्य थी, लेकिन समय जैसे धीमा पड़ गया था। हर सेकंड भारी लग रहा था। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन? इंसान इतनी खामोशी कैसे ओढ़ सकता है? मैं खुद को तर्क से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तर्क ठंड की तरह पिघलता जा रहा था। बस आगे बढ़ती रही और अंधेरा और गहरा होता गया। मुझे महसूस हो रहा था कि यह सफर अब सिर्फ सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का नहीं रहा। कुछ ऐसा हमारे साथ चल रहा था जिसे मैं अब भी शब्दों में नहीं बांध सकता था। उस रात उन 3 आखिरी सवारियों के साथ मेरी समझ, मेरा विश्वास और मेरा डर सब एक ही बस में सफर कर रहे थे, और मुझे अंदाजा नहीं था कि इनमें से कौन पहले अपनी असली शक्ल दिखाएगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर रहते हुए धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगे थे। उंगलियों में जान नहीं बची थी, जैसे खून जमता जा रहा हो। मैं सांस लेता तो मुंह से भाप निकलती, मानो बस के अंदर नहीं बल्कि किसी बर्फीली गुफा में बैठा हूं। ठंड अब मौसम की नहीं रही थी, ये किसी और तरह की ठंड थी जो सीधे दिमाग तक चुभ रही थी। मैंने अपनी बाहों को स्टीयरिंग से रगड़ा ताकि कुछ हरकत बनी रहे, लेकिन शरीर जैसे मेरा साथ छोड़ रहा था। बाहर सड़क धुंधली थी, अंदर माहौल भारी। हर सेकंड में मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है, बहुत गलत, लेकिन उस कुछ को पकड़ पाना मुश्किल था। पहली बार मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट ने जगह बनानी शुरू की, जिसे मैं अब तर्क के नाम पर दबा नहीं पा रहा था। इसी बीच दीपक ने कहा कि वह पीछे जाकर टिकट काट आता है। उसकी आवाज में अब पहले जैसा डर नहीं बल्कि मजबूरी थी। वह सीट से उठा और धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज बस में गूंज रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पीछे बैठे उन तीनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, न खांसी, न हिलना डुलना। दीपक जैसे ही आखिरी सीटों के पास पहुंचा, अचानक बस के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। मुझे लगा किसी ने अंदर से सांस खींच ली हो। मैंने शीशे में देखा, दीपक खड़ा था, लेकिन उसकी चाल रुक गई थी, जैसे किसी ने उसे जड़ कर दिया हो। अगले ही पल उसकी हालत बदल गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो। उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होंठ हिलने के बावजूद कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। वह बस मेरी तरफ देख रहा था, और उसकी नजर में ऐसा डर था जैसा मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा था। वह कांपते हाथ से पीछे की ओर इशारा करने लगा। मैं उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे अपने गले से भी आवाज नहीं निकल रही थी। उस पल मेरे भीतर कुछ टूट गया। ये पहली बार था जब मुझे सच में डर लगा। मैंने नजरें शीशे में घुमाई और तभी कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रीढ़ में ठंडक भर दी। बस के शीशों पर अंदर की तरफ से उंगलियों के निशान उभर रहे थे, साफ साफ, जैसे किसी ने गीले हाथों से कांच को छुआ हो। वे निशान धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य चीज रेंग रही हो। मैंने पलकें झपकाईं, ये सोचकर कि शायद यह मेरी कल्पना है, लेकिन निशान वहीं थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में शोर करने लगी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, जैसे उससे मुझे कोई सहारा मिल जाएगा। तभी पीछे से एक धीमी सी हंसी की आवाज आई। वह हंसी ऊंची नहीं थी, न ही साफ, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे दिमाग को चीर देता है। वह किसी इंसान की हंसी नहीं लग रही थी। बस के अंदर की खामोशी उस हंसी से और डरावनी हो गई। मेरे बाल खड़े हो गए और गर्दन के पीछे ठंडा पसीना उतर आया। दीपक अब भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखें उसी दिशा में जमी हुई थीं। मुझे लग रहा था कि अगर मैं पीछे मुड़ा तो शायद कुछ ऐसा देख लूंगा जिसे देखने के बाद वापस सामान्य रहना नामुमकिन होगा। मैंने हिम्मत जुटाकर दीपक को आवाज दी, लेकिन वह जैसे सुन ही नहीं रहा था। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह मेरे पास आकर झुका और बहुत धीमी, कांपती आवाज में कुछ फुसफुसाया। उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगे। उसने कहा,
वो बस में है ही नहीं। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है। मैंने फिर से शीशे में देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे की सीटें धुंध में डूबी हुई थीं, मानो कभी वहां कोई बैठा ही न हो। उस वाक्य ने मेरे सारे तर्क, मेरी सारी हिम्मत एक साथ तोड़ दी। अगर वे बस में नहीं थे तो फिर यह ठंड, ये निशान, यह हंसी किसकी थी? मेरा दिमाग जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर सवाल और डरावना हो रहा था। बस अब भी चल रही थी, सड़क सामने थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं किसी और ही रास्ते पर आ चुका हूं। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ नैनी घाटी का नहीं, बल्कि मेरे डर के सबसे गहरे हिस्से का सफर बन चुका है, और इससे वापस लौटने का कोई आसान रास्ता नहीं था। मैंने कांपते हाथों से शीशे की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि शायद दीपक गलत हो, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। पीछे की सीटें सच में खाली थीं। जहां कुछ देर पहले 3 लोग बैठे थे, वहां अब सिर्फ स्याह अंधेरा और ठंडी खामोशी थी। कोई कपड़ा नहीं, कोई हलचल नहीं, यहां तक कि सीटों पर बैठने का निशान तक नहीं। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मैं बार बार आंखें झपकाता रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह भ्रम है, लेकिन हर बार वही सच सामने था। बस चल रही थी, रास्ता सामने था, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी समझ को झकझोर कर तोड़ दिया हो। मैंने जब दोबारा शीशे पर ध्यान दिया तो कुछ और ही दिखा। शीशे की सतह पर 3 परछाइयां उभरी हुई थीं। वे सीटों पर नहीं थीं, बल्कि उलटी लटकी हुई थीं, जैसे छत से चिपकी हों। उनके सिर नीचे की ओर थे और शरीर अजीब सी टेढ़ी हालत में। वे परछाइयां हिल नहीं रही थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी चीख चीख कर बता रही थी कि वे वहीं हैं। मेरी सांस अटक गई। ऐसा लगा जैसे बस के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई हो। मैं स्टीयरिंग से नजर हटाना चाहता था, लेकिन आंखें जैसे जम गई थीं। उस पल मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ भी हमारे साथ है वह इंसानी दायरे से बहुत बाहर है। तभी मुझे बस के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हल्के हल्के कदम, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। वह आवाज पीछे से शुरू हुई और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी। मेरा पूरा शरीर सख्त हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इंजन की आवाज के बीच वे कदम साफ सुनाई दे रहे थे। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे बीच से गुजर रही हो। दीपक की सांस तेज हो गई थी। मैं उसकी घबराहट महसूस कर सकता था। बस के अंदर अब कोई भी कोना सुरक्षित नहीं लग रहा था। अचानक मेरी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। वह सांस इतनी करीब थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे झुककर मुझे देख रहा हो। मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस ठंड में किसी जीवित इंसान की गर्मी नहीं थी, बल्कि यह ऐसी ठंड थी जो मौत के आसपास महसूस होती है। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग में धंस गईं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग चीख रहा था कि भागो, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता था। मैं बस चलाता रहा, जैसे यही एकमात्र चीज है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। दीपक ने आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने बताया कि नैनी घाटी में सालों पहले जो हादसा हुआ था वह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। उसने कहा कि उस बस में बैठे लोग मरे नहीं थे, वे गायब हो गए थे। स्थानीय लोग मानते हैं कि घाटी उन आत्माओं को अपने पास रखती है जो अधूरी रह जाती हैं। दीपक ने यह भी कहा कि हर कुछ सालों में घाटी किसी नई बस को चुनती है। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि यह कहानी जितनी बताई जाती है उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। अब मुझे समझ आने लगा था कि यह साधारण आत्माएं नहीं हैं। इनमें कोई भूख थी, कोई इंतजार था जो खत्म नहीं हो रहा था। मेरी सारी तर्क शक्ति, जिस पर मुझे इतना भरोसा था, धीरे धीरे बिखरने लगी। मैं हमेशा सोचता था कि हर चीज का जवाब विज्ञान के पास होता है, लेकिन यहाँ हर सवाल और डरावना बनता जा रहा था। बस के अंदर का अंधेरा अब सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि किसी मौजूदगी का एहसास था। मुझे पहली बार लगा कि शायद इंसान सब कुछ नहीं समझ सकता। इसी बीच मैंने महसूस किया कि बस की रफ्तार अपने आप कम हो रही है। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ब्रेक को छुए बिना ही बस धीमी होती जा रही थी।
जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थाम रहा हो। इंजन की आवाज बदल गई थी, उसमें एक अजीब सी कराह थी। आगे सड़क अब और भी संकरी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि बस अब मेरी नहीं रही। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा था, लेकिन नियंत्रण किसी और के हाथ में जा चुका था। उस पल मुझे साफ एहसास हो गया कि यह वह मोड़ है जहां से वापसी आसान नहीं है। जो कुछ भी अब होने वाला है वह सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े सच को सामने लाने के लिए है। नैनी घाटी ने हमें चुन लिया था और अब वह अपनी शर्तों पर खेल खेलने वाली थी। बस धीरे धीरे अंधेरे में खिसकती जा रही थी और मैं पहली बार खुद को इतना छोटा और बेबस महसूस कर रहा था जितना कभी नहीं किया था। बस की रफ्तार अचानक अपने आप कम होने लगी। मैंने पैर एक्सीलरेटर से हटाया नहीं था, फिर भी स्पीड गिरती जा रही थी। घबराकर मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक जैसे थे ही नहीं। पैडल पत्थर की तरह सख्त था, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पहाड़ी सड़क पर यह हाल होना सीधे मौत को न्योता देना था। मैंने गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन बस मेरी सुन ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब किसी और के इशारे पर चल रही हो। सामने सड़क थी, मोड़ थे, खाई थी, लेकिन बस अपने ही नियमों से चल रही थी। पहली बार मुझे लगा कि मैं सिर्फ ड्राइवर की सीट पर बैठा हूं, लेकिन नियंत्रण मेरे हाथ से निकल चुका है। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा, लेकिन वह असहनीय रूप से भारी हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और भी उसे थामे हुए है, मेरी पकड़ के ऊपर अपनी पकड़ जमा रहा हो। मैंने जोर लगाया, लेकिन स्टीयरिंग टस से मस नहीं हुआ। मेरी बाहों में दर्द होने लगा, पसीना ठंडा होकर पीठ से बहने लगा। दीपक मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में घबराहट और बेबसी साफ दिख रही थी। मैंने उसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। बस के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। यह सिर्फ डर नहीं था, बल्कि किसी अनदेखी ताकत का साफ एहसास था जो हमें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। तभी बस के शीशों पर कुछ उभरने लगा। पहले हल्की सी धुंध, फिर लाल लाल निशान। वे ऐसे थे जैसे किसी ने अंदर से खून से उंगलियां फेर दी हों। वे निशान धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, एक दूसरे में मिलते हुए। मैंने आंखें झपकाईं, सिर झटका, लेकिन वे निशान मिटे नहीं। बस के अंदर अब लोहे और खून जैसी गंध भरने लगी थी। मेरे पेट में मरोड़ उठी। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी पुराने जख्म को फिर से जी रही हो। दीपक ने मुंह पर हाथ रख लिया और सिसकने लगा। यह सब मेरी समझ से बाहर था और हर गुजरते पल के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे थे। अचानक बस का रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने उसे पहले ही बंद कर रखा था, फिर भी उसमें से आवाज आने लगी। वह कोई गाना नहीं था, बल्कि चीखें थीं, अफरा तफरी की आवाजें, जैसे किसी पुराने हादसे की रिकॉर्डिंग चल रही हो। किसी औरत की चीख, किसी बच्चे का रोना, और फिर एक जोरदार धमाका। मेरी सांसें तेज हो गईं। रेडियो से आती आवाजें साफ बता रही थीं कि यह वही पुरानी दुर्घटना है जिसकी बातें सिर्फ फुसफुसाहटों में सुनी जाती थीं। बस मानो उस रात को दोबारा जी रही थी और हम उसके बीच फंसे हुए थे। दीपक अब पूरी तरह टूट चुका था। वह अपनी सीट पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए और रोते हुए भगवान को याद करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द साफ नहीं थे, बस डर और प्रार्थना का मिला जुला शोर था। मैंने उसे पहली बार इतना बेबस देखा था। वह आदमी जो हर दिन यात्रियों से मजाक करता था, अब एक छोटे बच्चे की तरह सिमट गया था। मुझे उसे संभालना चाहिए था, लेकिन मेरे अपने भीतर भी कुछ टूट चुका था। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं था। इस बस में अब भरोसे जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं अब ड्राइवर नहीं हूं। मैं भी उसी तरह एक सवारी बन चुका हूं जैसे वे तीन थे। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं आगे बैठा था, बस मुझे ले जा रही थी, मैं बस को नहीं। यह एहसास सबसे ज्यादा डरावना था। मेरी पूरी जिंदगी का अनुभव, मेरा आत्मविश्वास, सब बेकार लगने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पहचान मुझसे छीन ली हो। मैं अब सिर्फ इंतजार कर रहा था कि अगला क्या होगा, और यह इंतजार किसी सजा से कम नहीं था। तभी पीछे से एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज कान के बिल्कुल पास थी, जैसे कोई मेरे पीछे झुककर बोल रहा हो। उसने कहा, अब उतरने की बारी तुम्हारी है। मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा।
उसी पल बस का हॉर्न अपने आप बजने लगा। वह हॉर्न लगातार बज रहा था, बिना रुके, बिना किसी के दबाए। उसकी आवाज घाटी में गूंज रही थी, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी के आने की घोषणा कर रही हो। मैं स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, लेकिन अब मुझे साफ पता था, ये बस अब मेरी नहीं रही। बस जैसे ही आगे बढ़ी, मुझे अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वर्तमान में नहीं, किसी और समय में खिसक रहा हूं। वही घाटी, वही घना अंधेरा, वही ठंडी हवा, सब कुछ जाना पहचाना, लेकिन फिर भी डरावना। मेरे कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी कल्पना है या कुछ और, लेकिन दृश्य इतने साफ थे कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मैंने स्टीयरिंग पकड़े रखा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं किसी फ्लैशबैक में फंस चुका हूं, जहां समय और जगह दोनों का कोई मतलब नहीं रह गया था। मेरी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। एक बस बिल्कुल हमारी जैसी उसी घाटी के मोड़ पर लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। बारिश तेज थी, सड़क फिसलन भरी और बस के अंदर लोग घबराए हुए थे। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और बस खाई की तरफ झुक गई। चीखें, रोना, अफरा तफरी, सब कुछ एक साथ। मुझे साफ दिख रहा था कि बस में कुल 27 लोग थे। उस पल जब बस गायब हुई, ऐसा लगा जैसे घाटी ने उसे निगल लिया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि हादसे के बाद कोई लाश नहीं मिली थी, जैसे वे लोग जमीन में समा गए हों। यह दृश्य इतना असली था कि मेरी सांसें थम सी गईं। दृश्य बदलते ही मुझे कुछ सरकारी कागज दिखाई दिए, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने फाइलें मेरे सामने खोल दी हों। उन कागजों में उस हादसे को सिर्फ लैंडस्लाइड बताया गया था। कुछ पंक्तियां, कुछ दस्तखत और फिर केस बंद। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि बस और लोग कहां गए। सब कुछ इतनी आसानी से दबा दिया गया, जैसे सच्चाई का कोई मोल ही ना हो। मुझे गुस्सा भी आया और डर भी। क्या सच को यूं ही दफन कर देना इतना आसान होता है? शायद घाटी ने तभी तय कर लिया था कि वह अपनी कहानी खुद सुनाएगी। फ्लैशबैक में एक और बात सामने आई, जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उस बस में एक बच्चा जिंदा था। हादसे के बाद कुछ लोगों ने दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनने का दावा किया था। खोजबीन हुई, लेकिन वह बच्चा कभी नहीं मिला, न जिंदा न मरा, बस एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। मुझे समझ आने लगा कि घाटी में जो आत्माएं भटक रही हैं, वे सिर्फ मरे हुए लोग नहीं हैं, बल्कि वे भी हैं जिनका अंत कभी लिखा ही नहीं गया। अधूरापन ही शायद उन्हें बांध कर रखे हुए है। इसी बीच दीपक की आवाज मुझे वर्तमान में वापस ले आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में बताया कि उसका बड़ा भाई भी उसी बस में था। हादसे के बाद उसका परिवार सालों तक उम्मीद लगाए बैठा रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। दीपक ने स्वीकार किया कि वह इस रूट से इसलिए डरता है क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानता था कि उसका भाई यहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे सीने में भारीपन भर गया। यह अब सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, यह किसी की टूटी हुई जिंदगी की कहानी बन चुकी थी। धीरे धीरे मुझे एक और बात समझ में आने लगी। ये आत्माएं बदला नहीं चाहती थीं। उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। वे अकेली नहीं रहना चाहती थीं। उन्हें किसी का साथ चाहिए था, कोई जो उनकी कहानी को पूरा करे, जो उनके अधूरे सफर को समझ सके। यह एहसास मुझे भीतर तक सिहरा गया। अगर वे बदला लेती तो शायद डर कम होता, लेकिन उनका यह इंतजार, यह चुपचाप बुलावा कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसी सोच के साथ बस अचानक धीमी हो गई और एक परिचित मोड़ पर रुकने सी लगी। मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। यही वह जगह थी जहां 12 साल पहले वह बस गायब हुई थी। घाटी यहां और गहरी लग रही थी, हवा और ठंडी और अंधेरा और घना। मुझे लगा जैसे समय ने एक पूरा चक्कर लगा लिया हो और हम उसी बिंदु पर आ खड़े हुए हों जहां से यह सब शुरू हुआ था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी है, जिसे पूरा किए बिना यह घाटी किसी को जाने नहीं देने वाली। घाटी अब जैसे सच में सांस लेने लगी थी। हर तरफ से फुसफुसाहटें उठ रही थीं, लेकिन वे किसी एक दिशा से नहीं आ रही थीं। कभी दाईं ओर से, कभी बाईं ओर से, कभी सीधे मेरे कानों के भीतर। वे शब्द साफ नहीं थे, बस टूटे फूटे सुर थे।
जैसे कई लोग एक साथ कुछ कहना चाहते हों और कोई पूरा न कर पा रहा हो। हवा में एक अजीब कंपन था जो त्वचा से होकर दिमाग तक उतर रहा था। मुझे लग रहा था कि घाटी हमें देख रही है, सुन रही है और हमारे हर डर का स्वाद ले रही है। बस के अंदर बैठे बैठे भी मैं खुद को खुली जगह में घिरा हुआ महसूस कर रहा था, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अजीब ढंग से झुकने लगे। उनकी डालियां रास्ते की ओर बढ़ रही थीं, मानो हमें रोकना चाहती हूं। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि वे चल रहे हैं, अपनी जड़ें उखाड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं। हेडलाइट की रोशनी उन पर पड़ती तो उनकी परछाइयां सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों में फैल जाती। दीपक ने धीमी आवाज में कहा कि उसने पहले कभी पेड़ों को ऐसे हिलते नहीं देखा। मेरे मन में एक अजीब डर समा गया कि शायद यह रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक जीवित चीज बन चुका है जो हमें आगे जाने या पीछे लौटने नहीं देना चाहता। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि सड़क कुछ अजीब कर रही है। सामने साफ दिखने वाला रास्ता अचानक खत्म हो जाता और फिर कुछ मीटर बाद दोबारा उभर आता। यह एक दो बार नहीं, कई बार हुआ। हर बार मुझे लगता कि शायद कोहरे की वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। बस आगे बढ़ती रही, लेकिन मंजिल का कोई संकेत नहीं था। तभी मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। क्या हम एक ही जगह पर घूम रहे हैं? क्या घाटी हमें गोल गोल घुमा रही है, जैसे कोई अपने शिकार के साथ खेलता है? इस सोच ने मेरी सांसें और भारी कर दी। समय का एहसास भी अजीब होने लगा। मुझे याद नहीं रहा कि हम कितनी देर से चल रहे हैं। मेरे पुराने अनुभव, पहले की यात्राएं और यह रात सब एक दूसरे में घुलने लगे। कभी मुझे लगता मैं फिर से अपनी पहली नौकरी के दिनों में हूं, तो कभी ऐसा लगता जैसे यह सब पहले भी हो चुका है। यादें और वर्तमान आपस में मिलकर एक डरावना सपना बन गए थे, जिससे जागना मुमकिन नहीं लग रहा था। मेरे सिर में दर्द बढ़ता जा रहा था और हर धड़कन के साथ घाटी की फुसफुसाहटें और तेज हो जाती थीं। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने अपनी सोच पर काबू नहीं पाया तो मैं यहीं टूट जाऊंगा। एक पल ऐसा आया जब मेरी नजर बस की खिड़की पर पड़ी। बाहर कुछ देखने की कोशिश में मैंने शीशे में अपना ही चेहरा देख लिया, लेकिन वह चेहरा मेरा होकर भी मेरा नहीं था। मेरी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी बची ही न हो। मैं सिहर गया। मैंने तुरंत नजर हटा ली, लेकिन वह दृश्य दिमाग में चिपक गया। क्या घाटी मुझे भी बदल रही थी? क्या मैं भी धीरे धीरे उसी का हिस्सा बनता जा रहा था? यह सोच इतनी डरावनी थी कि मैंने अपने नाखून हथेली में गड़ा लिए, ताकि खुद को याद दिला सकूं कि मैं अब भी जिंदा हूं। दीपक ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला कि उसने अपने गांव के बुजुर्गों से एक बात सुनी थी। उसने कहा कि नैनी घाटी हर बार सबको नहीं रखती, वह किसी एक को छोड़ देती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। इसका मतलब साफ था, यहां से हर कोई बाहर नहीं जाता। किसी को रुकना पड़ता है, किसी को कहानी का हिस्सा बनना पड़ता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह एक कौन होता है और क्यों, लेकिन इतना तय था कि घाटी हमें तौल रही थी। इसी डर के बीच मुझे बस से उतरने की आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजा खुलने की चरमराहट, फर्श पर कदमों की आहट और फिर जैसे कोई नीचे कूद गया हो। मैंने घबराकर ब्रेक की तरफ देखा, लेकिन बस रुकी नहीं थी। दीपक ने भी वह आवाज सुनी थी, ये मैं उसकी आंखों से समझ गया, लेकिन बस में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। यह एहसास सबसे ज्यादा डरावना था कि कुछ उतर रहा है, कुछ जा रहा है और शायद वह हम नहीं हैं। उस पल मुझे लगा कि घाटी अब अपने फैसले लेने लगी है और हम सिर्फ उसके फैसलों के गवाह हैं। अचानक उस सन्नाटे के बीच मुझे बहुत दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज हल्की थी, लेकिन इतनी साफ कि दिल को पकड़ ले। उस अंधेरे और डर के बीच वह घंटी किसी उम्मीद की तरह लगी। मैंने गर्दन आगे बढ़ाकर देखा, जैसे आवाज को पकड़ लेना चाहता हूं। दीपक ने भी वही सुना था। मैं उसके चेहरे पर उभरती उम्मीद देख सकता था। कोहरे के उस घने पर्दे के बीच कुछ उभरता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे हम पास आए, एक पुराना मंदिर सामने आने लगा। पत्थरों से बना, टूटी सीढ़ियां और एक झुकी हुई मीनार जिसके ऊपर घंटी लटक रही थी। उस पल मुझे लगा कि शायद भगवान ने हमें सुन लिया है
शायद यही हमारी आखिरी शरण है। लेकिन अजीब बात यह थी कि बस उस जगह तक पहुंचकर भी रुक नहीं रही थी। मैं ब्रेक दबाता रहा पूरी ताकत से, लेकिन बस मंदिर के सामने से गुजर जाती और फिर कुछ ही देर बाद वही रास्ता दोबारा सामने आ जाता। वही मंदिर, वही घंटी, वही टूटी सीढ़ियां। यह सिलसिला बार बार दोहराया गया। हर बार मंदिर दिखता और हर बार हम उससे आगे निकल जाते। मुझे लगने लगा कि यह कोई भ्रम है या फिर कोई खेल जिसमें हमें जानबूझकर उम्मीद दिखाई जा रही है। दीपक ने कांपती आवाज में कहा कि मंदिर ही एकमात्र जगह है जहां घाटी की आत्माएं नहीं आ सकती। वह बार बार भगवान का नाम लेने लगा, मानो शब्दों से ही खुद को बचा लेना चाहता हो। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब आते, बस के अंदर माहौल और ज्यादा भारी हो जाता। हवा ठंडी से ठंडी होती जा रही थी और फुसफुसाहटें अब गुस्से में बदलने लगी थीं। मुझे महसूस हुआ कि आत्माएं मंदिर के पास ज्यादा बेचैन हो रही हैं, जैसे वे नहीं चाहती हों कि हम वहां पहुंचे। शीशों पर फिर से उंगलियों के निशान उभर आए, इस बार पहले से ज्यादा गहरे। दीपक ने आंखें बंद कर लीं, जैसे देखना ही नहीं चाहता हो। मुझे लगा कि अगर हम इस बार भी मंदिर से आगे निकल गए तो शायद अगला मौका नहीं मिलेगा। तभी बस की छत से कुछ चलने की आवाज आई। पहले हल्की खरोंच, फिर साफ कदमों की आहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ऊपर चल रही हो। बस की पूरी बॉडी उसके साथ हिल रही थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। दीपक ने घबराकर मुझसे कहा कि कुछ ऊपर है। उस आवाज में अब कोई शक नहीं था। वह चीज बस के ऊपर आगे पीछे चल रही थी, जैसे सही वक्त का इंतजार कर रही हो। पहली बार मेरे अंदर से एक आवाज निकली जो किसी इंसान से नहीं बल्कि उस अंधेरे से बात करना चाहती थी। मैंने कांपते हुए कहा कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। शब्द मेरे अपने नहीं लग रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी बोलना जारी रखा। मैंने कहा कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। बस के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। छत पर चलने की आवाज भी थम गई। मुझे लगा शायद उन्होंने सुन लिया है, शायद बात करने से कुछ बदल सकता है। लेकिन उसी पल किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया। वह आवाज ठंडी थी, खाली थी और बहुत करीब थी। उसने कहा, मंदिर भी झूठ है। मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। उस वाक्य ने मेरी सारी उम्मीद एक पल में तोड़ दी। अगर मंदिर भी झूठ है तो फिर सच क्या है? मैं समझ गया कि यह जगह हमें बचाने के लिए नहीं बल्कि और गहराई में फंसाने के लिए है। बस फिर से मंदिर के सामने से गुजरी। घंटी बजी, लेकिन इस बार वह आवाज किसी मदद की नहीं बल्कि किसी आखिरी चेतावनी की तरह लगी। उस पल मुझे साफ एहसास हुआ कि यह सफर अब सिर्फ डर का नहीं रहा, यह उम्मीद और धोखे के बीच की लड़ाई बन चुका है। घाटी हमें दिखा रही थी कि क्या सही है और क्या झूठ, लेकिन फैसला हमारे हाथ में नहीं था। बस आगे बढ़ती रही, मंदिर पीछे छूटता गया और मेरे दिल में एक भारी सच्चाई बैठ गई कि यहाँ हर रोशनी रास्ता नहीं दिखाती और हर घंटी भगवान की नहीं होती। अचानक बस ने झटका लिया और बिना किसी चेतावनी के दाईं ओर मुड़ने लगी। सामने अंधेरी खाई थी, इतनी गहरी कि नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, ब्रेक पर पूरा जोर लगाया, लेकिन बस जैसे पागल हो चुकी थी। हवा की आवाज चीख में बदल गई और मेरे दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। दीपक ने एक पल भी नहीं सोचा। वह झपट कर मेरी तरफ आया और स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे बचाना। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ डर का सफर नहीं था, यह भरोसे और साथ का इम्तिहान भी था। बस खाई की तरफ और झुकती गई और तभी दीपक अचानक ठिठक गया। उसकी नजरें मेरी तरफ नहीं बल्कि बस के पीछे कहीं टिक गईं। उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी ताकत निचोड़ ली हो। वह बुदबुदाने लगा, जैसे किसी से बात कर रहा हो। मैंने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने मेरी ओर देखा भी नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और होंठ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह अपने भाई को देख रहा है, वही भाई जो सालों पहले इसी घाटी में गायब हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह भ्रम है या कोई और सच्चाई, लेकिन दीपक के लिए वह दृश्य पूरी तरह असली था। मुझे लगा जैसे बस के अंदर की हवा बदल गई हो।
फुसफुसाहटें अब साफ शब्दों में बदलने लगी थीं। वे आवाजें दीपक को बुला रही थीं, नरम और अपनापन लिए हुए। घर चलो। उस एक वाक्य में इतना खिंचाव था कि मेरा दिल बैठने लगा। दीपक की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और उस नजर में माफी थी। मैंने चिल्लाकर उसे रोका, कहा कि यह झूठ है कि वह वापस आ जाए, लेकिन वह जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी दुनिया अब बस और घाटी से अलग हो चुकी थी। दीपक ने धीरे धीरे अपने हाथ स्टीयरिंग से हटाए और पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिल टूटता जा रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां हवा में ही रह गईं। वह चल रहा था जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधा हो। बस के अंदर की रोशनी और मंद हो गई और फुसफुसाहटें तेज। मुझे लगा जैसे पूरा माहौल उसकी कुर्बानी का इंतजार कर रहा हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में वह डर नहीं था जो कुछ देर पहले था। वहां बस एक थकी हुई मुस्कान थी, जैसे उसे अब जवाब मिल गया हो। जैसे ही वह बस के पिछले हिस्से तक पहुंचा, एक तेज ठंडी हवा चली। शीशे थरथराने लगे और छत से खरोंच की आवाज आई। मैंने चीख कर उसका नाम लिया, लेकिन उसी पल उसकी चीख गूंज उठी। वह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी पीड़ा की थी जो शब्दों में समा नहीं सकती। आवाज बस के अंदर फैल गई, घाटी में गूंज गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। न फुसफुसाहटें, न कदमों की आहट, न कोई और आवाज। वह खामोशी इतनी भारी थी कि मेरे कान बजने लगे। उस खामोशी के बीच बस ने एक झटका लिया और अचानक रुक गई। खाई के बिल्कुल किनारे बस का अगला पहिया हवा में लटका हुआ था। इंजन की आवाज धीमी होकर बंद हो गई। मैं स्टीयरिंग पर झुका हुआ था, सांसें गिन रहा था, यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं जिंदा हूं। मैंने पीछे देखने की हिम्मत की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जहां दीपक कुछ पल पहले खड़ा था, वहां सिर्फ खालीपन था। मुझे समझ आ गया कि घाटी ने अपना पहला हिसाब पूरा कर लिया है। मैं वहीं बैठा रहा, आंखें खुली, दिमाग सुन्न। बस रुक चुकी थी, लेकिन मेरा मन अभी भी दौड़ रहा था। मुझे एहसास हुआ कि दीपक ने मुझे नहीं, बल्कि मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है। यह बलिदान सिर्फ एक जान का नहीं था, यह उस अधूरी कहानी का हिस्सा था जिसे घाटी हर बार पूरा करना चाहती है। उस पल मैंने जाना कि यह सफर अब अकेला है और जो आगे होगा वह और भी ज्यादा अंधेरा होगा। बस खामोश थी, घाटी भी, लेकिन यह शांति किसी तूफान से कम नहीं थी। दीपक के जाने के बाद बस के अंदर एक ऐसी खामोशी फैल गई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह साधारण चुप्पी नहीं थी, बल्कि मौत की तरह भारी और जमी हुई खामोशी थी। इंजन बंद था, लेकिन उसके ठंडे लोहे से भी सन्नाटा टपक रहा था। मुझे अपनी सांसों की आवाज बहुत तेज लग रही थी, जैसे हर सांस बस के अंदर टकराकर लौट रही हो। मैंने आसपास देखा, लेकिन बस में अब सिर्फ मैं था। फिर भी मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। खाली सीटें भी भरी हुई लग रही थीं, जैसे कोई वहां बैठा हो और बस दिख नहीं रहा हो। उस एहसास ने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी और मैं अनजाने में अपनी सीट पर और सिमट गया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे डर लगने लगा, कहीं यह आवाज भी कोई और सुन न ले। हर धड़कन के साथ ऐसा लगता जैसे कोई मेरे सीने के अंदर से सवाल पूछ रहा हो। मैंने कानों पर ध्यान दिया तो समझ आया कि बस की खामोशी में अब आवाजें उभरने लगी हैं। वे फुसफुसाहटें अब धुंधली नहीं थीं, बल्कि साफ और अलग अलग थीं। कोई बूढ़ी आवाज, कोई बच्चे जैसी, कोई औरत की, कोई आदमी की। वे सब मुझसे बात कर रही थीं, एक साथ नहीं, बल्कि बारी बारी से। हर आवाज में एक ही सवाल था, तू क्यों बचा? उस सवाल ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जैसे जैसे वे सवाल दोहराए जाते गए, मेरे दिमाग में मेरी अपनी जिंदगी की तस्वीरें उभरने लगीं। वे बातें जिन्हें मैं भूल चुका था या भूल जाना चाहता था, सब सामने आने लगीं। वो बार जब मैंने किसी की मदद नहीं की, वो दिन जब मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, वो फैसले जिनसे किसी और को तकलीफ पहुंची। मुझे लगा जैसे कोई मेरे अंदर झांक रहा हो, हर गलती को निकालकर मेरे सामने रख रहा हो। मैं चिल्लाकर कहना चाहता था कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मेरी आवाज मेरे भीतर ही दबकर रह गई।
आत्माएं अब सिर्फ डराने नहीं बल्कि मुझे तोड़ने आई थीं। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि घाटी सिर्फ शरीर नहीं खाती, वह अपराध बोध खाती है, पश्चातावे को निगलती है और उन लोगों को चुनती है जिनके अंदर जवाब अधूरे रह गए हों। दीपक का जाना सिर्फ एक बलिदान नहीं था बल्कि एक सौदा था। उसने अपने भाई के साथ जाने का रास्ता चुना और मुझे मेरे सवालों के साथ छोड़ दिया। यह एहसास इतना भारी था कि मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं डर से नहीं बल्कि उस बोझ से रो रहा था जो अचानक मेरी आत्मा पर आ बैठा था। बस के अंदर अब ठंड से ज्यादा भारीपन था। मैंने अनजाने में सामने लगे शीशे की तरफ देखा और वही पल सबसे डरावना साबित हुआ। शीशे में जो चेहरा मुझे दिखा वह मेरा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरी त्वचा फीकी थी, आंखें ढंसी हुई थीं और सबसे भयानक बात, मेरी आंखें काली थीं, बिल्कुल खाली। उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई जान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को मरा हुआ देख रहा हूं। मैंने घबराकर नजर हटाई, लेकिन वह चेहरा दिमाग में छप चुका था। क्या घाटी मुझे भी वैसा ही बना रही थी? क्या मैं धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहा था जहां दीपक चला गया? बस के अंदर अचानक फिर से आवाजें गूंजने लगी। इस बार वे सवाल नहीं पूछ रही थी बल्कि जैसे फैसला सुना रही थी। उनकी आवाजों में ठंडा यकीन था, जैसे उन्हें पता हो कि अंत क्या होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे समझ आ गया कि अब यह लड़ाई बाहर की नहीं रही, यह मेरे अंदर की लड़ाई थी, डर, अपराध बोध और जिंदा रहने की इच्छा के बीच। बस स्थिर थी, घाटी शांत, लेकिन मेरे भीतर तूफान मचा हुआ था। मैं अकेला था, पूरी तरह अकेला। न दीपक, न कोई सहारा, न कोई दिशा, सिर्फ मैं, मेरी यादें और घाटी की नजरें। उस पल मुझे लगा कि शायद अकेलापन ही इस जगह की सबसे बड़ी सजा है। यहाँ कोई तुम्हें छूता नहीं, कोई तुम्हें पकड़ता नहीं, बस तुम्हें तुम्हारे ही सवालों के साथ छोड़ देता है। और वही सवाल धीरे धीरे इंसान को भीतर से खत्म कर देते हैं। मैंने एक बार फिर शीशे में देखा और इस बार मैंने उस मरे हुए चेहरे से नजर नहीं हटाई, क्योंकि मुझे समझ आ गया था अगर आगे बढ़ना है तो पहले इस डर को देखना होगा। उससे मुंह मोड़ना अब मुमकिन नहीं था। उस खामोशी में मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि घाटी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो देखती है, सुनती है और सोचती है। हवा जब चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह मेरी सांसों को गिन रही हो। पहाड़ों से टकराकर लौटती आवाजें अब प्राकृतिक नहीं लग रही थी, वे किसी दिल की धड़कन जैसी थी। मुझे लगने लगा कि घाटी जिंदा है और हम सब उसके भीतर चल रहे हैं। यह एहसास धीरे धीरे डर से आगे बढ़कर स्वीकार की ओर जा रहा था। मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर तरफ थी, सड़क में, हवा में, बस के लोहे में और मेरे भीतर भी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे परख रही हो, तौल रही हो कि मैं कितना झेल सकता हूं। फिर मुझे समझ आने लगा कि घाटी आत्माओं को बांध कर नहीं रखती, वह उन्हें चुनती है। हर वो आत्मा यहाँ नहीं भटकती, हर हादसा यहाँ नहीं टिकता। घाटी उन्हीं को रोकती है जिनकी कहानी अधूरी रह जाती है। यह कोई जेल नहीं थी बल्कि एक चयन था। यह विचार जितना डरावना था उतना ही साफ भी। जिन लोगों का अंत सवाल बन जाता है, घाटी उन्हें अपना लेती है और फिर समय आने पर वह किसी नए को चुनती है ताकि कहानी आगे बढ़ सके। यह सिलसिला चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। मुझे लगने लगा कि दीपक का भाई, वे 27 लोग और अब दीपक, सब इस चयन का हिस्सा थे। इसी सोच के साथ एक और सच्चाई मेरे सामने खुलने लगी। मुझे पुराने कागजों, धुंधली यादों और अधूरी बातों के बीच एक चेहरा दिखाई दिया। वह पिछला ड्राइवर था, वही जिसके बारे में कभी कहा गया था कि वह हादसे में मरा। असलियत यह थी कि वह बच गया था। वह भी इसी तरह अकेला रह गया था, इसी बस में, इसी घाटी में। कुछ समय बाद वह डिपो से गायब हो गया। न कोई रिपोर्ट, न कोई खोज। अब मुझे समझ आया कि वह मरा नहीं था, वह वाहक बन गया था। उसने घाटी की कहानी को अपने भीतर ढोया और फिर कहीं खो गया। शायद वही उसका अंत था। मंदिर की तस्वीर मेरे दिमाग में फिर उभरी। वही घंटी, वही टूटी सीढ़ियां। अब मुझे साफ दिखने लगा कि मंदिर सुरक्षा का स्थान नहीं था, वह एक परीक्षा थी। वहां तक पहुंच पाना, वहां रुक पाना, यह देखा जाता था कि कौन सच में सामना कर सकता है। जो डर से पीछे हटे, जो उम्मीद के सहारे झूठ को सच मान ले,
वह वहीं फंस गया। मंदिर भगवान का घर नहीं था, बल्कि घाटी की आंख थी जो देखती थी कि कौन झुकता है और कौन खड़ा रहता है। यह जानकर मेरे भीतर की आखिरी उम्मीद भी बदल गई। अब यह बचने का रास्ता नहीं, बल्कि समझने की जगह थी। धीरे धीरे आत्माओं की आवाजें बदलने लगीं। अब वे सवाल नहीं पूछ रही थीं, बल्कि जैसे फैसला सुना रही हों। मुझे साफ महसूस हुआ कि वे मुझे देख रही हैं, मुझे अपना अगला वाहक मान रही हैं। उनकी आवाजों में डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी स्वीकृति थी, जैसे वे जानती हों कि मैं यहां तक क्यों पहुंचा हूं। यह एहसास मुझे भीतर तक हिला गया। क्या मैं वही हूं जिसे घाटी ने चुना है? क्या मेरी जिंदगी की सारी गलतियां, सारे अधूरे सवाल मुझे यहां तक लाने के लिए ही थे? मैं कांप गया, लेकिन भागने की इच्छा अब पहले जैसी नहीं रही। मेरे सामने दो रास्ते साफ होने लगे। एक था भागने का, डरकर आंखें बंद करके किसी तरह इस जगह से निकल जाने का। दूसरा था स्वीकार करने का, सच को देखने का, घाटी की कहानी को समझने का। भागना आसान लगता था, लेकिन खोखला। स्वीकार करना डरावना था, लेकिन पूरा। मुझे लगा कि अगर मैं भागा तो शायद शरीर बच जाएगा, लेकिन मन यहीं रह जाएगा। घाटी यही चाहती थी कि कोई उसका बोझ समझकर उठाए। यह कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे हर कोई नहीं निभा सकता। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे घाटी ने मुझे कुछ दिखाने का फैसला किया हो। हवा थमी, आवाजें शांत हुईं और मेरे सामने दृश्य खुलने लगे। अधूरी कहानियां, दबाए गए सच और वो वजहें जिनसे सब शुरू हुआ था। यह कोई सपना नहीं था, न ही भ्रम। यह सच था जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता था। मुझे पता चल गया कि इस जगह से निकलने का रास्ता डर से नहीं, समझ से होकर जाता है। मैं अभी भी बस में बैठा था, अकेला, लेकिन अब अंधेरे में नहीं था, क्योंकि जब सच सामने आ जाता है तो डर भी अपनी शक्ल बदल लेता है। उस पल घाटी ने मुझे वह रात दिखा दी जो कभी खत्म नहीं हुई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छूटने लगा और वही पुरानी बस साफ दिखाई देने लगी। बारिश हो रही थी, सड़क गीली थी और बस तेज रफ्तार में थी। ड्राइवर घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। सवारियां डर रही थीं, कोई चिल्ला रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था। लेकिन वह हादसा अचानक नहीं हुआ था। यह कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह डर और लापरवाही का नतीजा था। ड्राइवर ने मोड़ पर बस धीमी नहीं की, क्योंकि वह रुकना नहीं चाहता था। उसे घाटी से डर लगता था। उसने बस को काबू में करने की कोशिश भी नहीं की, बस भागना चाहा। फिर वह पल आया जब बस फिसली और खाई की ओर झुक गई। उस समय भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, बस पूरी तरह गिरी नहीं थी। कुछ सेकंड थे जिनमें सवारियां बच सकती थीं। लोग चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने वह नहीं किया जो एक इंसान को करना चाहिए था। उसने दरवाजा खोला और कूद गया। उसने अपनी जान बचा ली और बाकी सबको वहीं छोड़ दिया। बस धीरे धीरे खाई में समा गई और घाटी ने सब कुछ अपने भीतर ले लिया। मुझे वह दृश्य साफ दिख रहा था और हर चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। अब मुझे समझ आया कि आत्माएं बदले के लिए नहीं भटक रही थीं। उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडा सवाल था, न्याय कहाँ है? उन्हें मारा नहीं गया था, उन्हें छोड़ दिया गया था। यह एहसास मेरे सीने में भारी पत्थर की तरह बैठ गया। घाटी ने उन्हें इसलिए नहीं रोका कि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए कि उनका अंत अधूरा था। उन्हें कभी यह जवाब नहीं मिला कि उन्हें क्यों छोड़ा गया। यही वजह थी कि वे हर आने वाले से वही सवाल पूछती थीं जो उस ड्राइवर से पूछना चाहती थीं। दृश्य बदलते ही मैंने दीपक के भाई को देखा। वह बस के बीच में खड़ा था, जख्मी लेकिन जिंदा। उसने ड्राइवर की ओर हाथ बढ़ाया था, मदद के लिए। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि भरोसा था। उसे यकीन था कि ड्राइवर उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन दरवाजा बंद हो गया और ड्राइवर भाग गया। उस पल दीपक के भाई की मौत नहीं हुई थी, उसकी उम्मीद मरी थी। बाद में बस खाई में गिरी और सब कुछ खत्म हो गया। यह सच्चाई जानकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। दीपक का डर, उसका दर्द, सब अब साफ समझ में आ रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं भी वही कर रहा हूं। मैं भी डर से बस को आगे बढ़ाता जा रहा था, जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा था। दीपक के जाने के बाद भी मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था।
घाटी ने मुझे यह सच इसलिए दिखाया था ताकि मैं खुद को उस पुराने ड्राइवर में देख सकूं। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक मौका था, शायद आखिरी। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं भी वही गलती दोहराने वाला हूं? आत्माओं की आवाजें फिर गूंजने लगीं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। वे शांत थीं, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हों। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तू रुकेगा? यह सवाल सीधा मेरे भीतर उतर गया। इसका मतलब था, क्या मैं भागूंगा या जिम्मेदारी लूंगा? क्या मैं भी डर के आगे झुक जाऊंगा या उस जगह रुकूंगा जहां सच्चाई सामने आनी चाहिए? मुझे लगा जैसे पूरी घाटी मेरी सांसों पर टिकी हो। हवा थम गई, आवाजें चुप हो गईं, समय जैसे रुक गया था। न आगे का रास्ता दिख रहा था, न पीछे का। बस घाटी और मैं तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। घाटी ने मुझे अंतिम निर्णय का समय दे दिया था। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक गहरी चुप्पी थी जिसमें मेरा फैसला आकार ले रहा था। मैं जानता था कि जो भी मैं अब चुनूंगा वही इस कहानी का अंत तय करेगा। उस पल मुझे समझ आया कि कुछ रातें इसलिए कभी खत्म नहीं होती क्योंकि उनमें लिया गया फैसला हमेशा टलता रहता है। बस फिर से उसी खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगी जहां सड़क अचानक टूटती हुई खाई में गिर जाती है। हेडलाइट्स की रोशनी में वही पत्थर, वही टूटी रेलिंग, वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। इस बार मेरा दिल तेज नहीं धड़क रहा था। अजीब शांति थी, जैसे डर थक चुका हो। मुझे लग रहा था कि मैं इस मोड़ को पहले भी देख चुका हूं, न जाने कितनी बार। बस की रफ्तार धीमी थी, लेकिन तयशुदा। घाटी की हवा अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें कोई इंतजार था, जैसे वह देख रही हो कि मैं क्या करता हूं। मैं जानता था कि यही वह जगह है जहां फैसला होना है, और इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अचानक बस के सामने एक एक कर आकृतियां उभरने लगीं। वे धुंध से बाहर आती हुई आत्माएं थीं। कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई जवान। उनके चेहरे डरावने नहीं थे, बल्कि थके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत लंबे समय से किसी के रुकने का इंतजार कर रहे हों। वे मुझे घूर नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल नहीं था, बस उम्मीद थी। पहली बार मुझे उनसे डर नहीं लगा। मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। मैं समझ गया था कि यह लड़ाई ताकत की नहीं, स्वीकार की है। मैंने उनकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हूं, मैं समझ गया हूं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे और इस बार वे कांप नहीं रहे थे। मुझे याद आया कि उस रात किसी ने यही स्टीयरिंग छोड़ दी थी, डर से, घबराहट से, जिम्मेदारी से भागकर। लेकिन मैंने स्टीयरिंग छोड़ने से इनकार कर दिया। चाहे जो हो जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी बस है, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने ब्रेक पर धीरे धीरे दबाव डाला। बस झटके में नहीं रुकी, बल्कि जैसे मेरी बात समझ रही हो वैसे ही थमती चली गई। टायरों की आवाज घाटी में गूंज उठी। उस आवाज में डर नहीं था, बल्कि ठहराव था। वही ठहराव जो उस रात नहीं मिला था। जैसे ही बस रुकी, घाटी में कुछ बदलने लगा। जमीन हल्के से कांपी, पेड़ों की डालियां हिलीं और घना कोहरा धीरे धीरे छोंटने लगा। पहली बार मुझे आसपास की चट्टानें साफ दिखाई दी। हवा में वह भारीपन नहीं था जो पहले था। आत्माएं बस के चारों ओर खड़ी थीं, लेकिन अब वे बेचैन नहीं थीं। उनकी आकृतियां साफ होने लगीं और उनके चेहरे शांत होते चले गए। किसी ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कुछ पूरा हो रहा है, जैसे कोई अधूरा वाक्य आखिरकार खत्म हो गया हो। आत्माएं एक एक कर पीछे हटने लगी। कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। मैंने महसूस किया कि घाटी की सांसें अब सामान्य हो रही हैं, जैसे उसने वह पा लिया हो जिसकी उसे तलाश थी। मेरे भीतर भी एक बोझ हल्का होने लगा। दीपक का चेहरा मेरे सामने आया, इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि राहत के साथ। मुझे लगा कि शायद उसने सही फैसला किया था और अब उसकी कहानी भी पूरी हो चुकी है। घाटी अब किसी को पकड़कर नहीं रख रही थी। उसी शांति में मुझे एक और सच्चाई का एहसास हुआ, मैं यहां से लौट नहीं पाऊंगा। यह विचार अचानक नहीं आया, बल्कि बहुत धीरे धीरे बैठा, जैसे कोई सच जिसे झुठलाने की जरूरत ही ना हो। मुझे डर नहीं लगा। अजीब बात यह थी कि मुझे दुख भी नहीं हुआ। मैंने अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए देखा। मेरे सालों के सफर, अनगिनत रास्ते,
हजारों चेहरे। शायद यह सब मुझे यहीं लाने के लिए था। किसी को तो रुकना ही था ताकि बाकी आगे बढ़ सके। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा रहा, स्टीयरिंग पकड़े हुए। बस अब शांत थी, घाटी भी। आत्माएं जा चुकी थीं, लेकिन उनकी कहानियां हवा में घुल चुकी थीं। मुझे लगा कि मैं अब सिर्फ ड्राइवर नहीं हूं, मैं वह जवाब हूं जिसका इंतजार इस घाटी को था। आखिरी ड्राइवर, वह जिसने डर से भागने के बजाय रुकना चुना। कोहरा पूरी तरह छट चुका था और पहली बार मुझे आसमान के तारे दिखाई दिए। उस रोशनी में मुझे अपनी परछाई दिखी, अकेली लेकिन स्थिर। सुबह जब पहली रोशनी पहाड़ों पर गिरी तो नैनी घाटी वैसी नहीं लग रही थी जैसी रात में थी। कोहरा हल्का था, हवा शांत थी। स्थानीय लोगों ने सड़क के किनारे खड़ी बस देखी, वही सरकारी बस, सही सलामत, जैसे किसी ने उसे सावधानी से वहां खड़ा किया हो, खाई से दूर, बिल्कुल सुरक्षित। लोग हैरान थे क्योंकि उस रास्ते पर रात में कोई गाड़ी नहीं चलाता। बस के चारों तरफ कोई निशान नहीं थे, न ब्रेक के न टकराव के। बस शांत खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। दरवाजा बंद था, इंजन ठंडा, जैसे बस खुद ही रात भर जागकर सुबह का इंतजार कर रही हो। जब लोग बस के अंदर झांके तो सब कुछ अपनी जगह पर था। सीटें साफ, शीशे सही, कुछ भी टूटा नहीं। लेकिन ड्राइवर नहीं था। कोई संघर्ष का निशान नहीं, कोई खून नहीं, कोई डर नहीं। बस में सिर्फ एक पुरानी डायरी मिली, ड्राइवर की सीट के नीचे। कागज पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। वह मेरी डायरी थी। उसमें वही बातें थीं जो मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी से कह नहीं पाया। रास्तों की बातें, डर, जिम्मेदारी और वह रात। लोगों ने कहा कि पढ़ते समय ऐसा लग रहा था जैसे शब्द नहीं, बल्कि किसी की आवाज बोल रही हो, शांत, भारी और बहुत थकी हुई। दिन बीतते गए और अजीब बात यह हुई कि नैनी घाटी में सब कुछ बदल गया। वह डर, वह कहानियां, वे गायब होने की खबरें, सब रुक गईं। न कोई नई घटना, न कोई फुसफुसाहट। रात की आखिरी बस अब भी चलती थी, लेकिन बिना किसी डर के। लोग हैरान थे कि वर्षों पुराना सन्नाटा आखिर कैसे टूट गया। कुछ ने इसे संयोग कहा, कुछ ने भगवान की मर्जी। लेकिन घाटी अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना बोझ उतार दिया हो। दीपक के परिवार ने भी धीरे धीरे चैन की सांस ली। वर्षों का डर, वह इंतजार, वह अनकहा दर्द, सब जैसे हल्का हो गया। दीपक का नाम अब दुख से नहीं, शांति से लिया जाने लगा। उसके घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। किसी ने नहीं पूछा कि उस रात क्या हुआ था। शायद सबको जवाब मिल चुका था, बिना सवाल पूछे। कुछ कहानियां शब्दों से नहीं, एहसास से पूरी होती है, लेकिन घाटी पूरी तरह चुप नहीं हुई। कभी कभी, बहुत कम, जब रात गहरी होती है और कोई नई बस उस रास्ते से गुजरती है तो कुछ अजीब होता है। किसी ड्राइवर को लगता है कि शीशे में कोई उसे देख रहा है। एक पल के लिए, एक जाना पहचाना चेहरा, थका हुआ लेकिन शांत। आंखों में डर नहीं, सिर्फ समझ। जैसे कोई कह रहा हो कि रुकना कभी कभी भागने से ज्यादा सही होता है। फिर वह चेहरा गायब हो जाता है और बस आगे बढ़ जाती है। मैं अब किसी रास्ते पर नहीं हूं, किसी समय में नहीं हूं, लेकिन मेरी कहानी चलती रहती है, हर उस मोड़ पर जहां कोई डर और जिम्मेदारी के बीच खड़ा होता है। नैनी घाटी अब किसी को पकड़ कर नहीं रखती, लेकिन याद दिलाती है कि कुछ जगहें जवाब मांगती हैं और हर जवाब की एक कीमत होती है। किसी को तो आखिरी सवारी बनना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने आपको आखिर तक बांधे रखा होगा।